इंसान के मन में अगर ऊपर वाले के प्रति सच्चा भरोसा हो और मुसीबत में अपने परिवार का साथ हो तो जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलें चाहे वो सुपर नेचुरल ही क्यों ना हो उनसे भी लड़ा जा सकता है, उन्हें हराया जा सकता है, उन पे भी जीत हासिल की जा सकती है। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, वनक्कम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है अनऑफिशियल शो टाइम। आज जो मूवी हम ले आए हैं, द कंज्यूरिंग, एक ऐसी मूवी जिसने हॉरर यूनिवर्स में न सिर्फ अपना झंडा लहराया बल्कि आने वाले समय में और भी मूवीज की जगह बना दी। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन मूवी को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मूवी के एंड में है मूवी से जुड़े रियल एंड रियल फैक्ट्स। मूवी के शुरुआत में किसी यूनिवर्सिटी में सीकर ऑफ सुपरनैचुरल्स यानी पराशक्तियों के खोज के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा होता है और वहाँ अपने इस काम के बारे में एड और लॉरेन वॉरेन लोगों को समझा रहे थे। ये दोनों ही 1960s के दौर के बहुत बड़े डेमोनोलॉजिस्ट होते हैं और एनाबेल नामक डॉल के अंदर डीमन के होने और ना होने की पॉसिबिलिटी तलाश रहे थे और इस दौरान अपने किए रिसर्च के बारे में मौजूद लोगों को बता रहे थे, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। दूसरी तरफ हमें कैरोलिन पेरोन और रोजर पेरोन नामक कपल दिखाया जाता है जो अपने परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट होते हैं। इस प्यारे से कपल की 5 बेटियां थी और होता है एक प्यारा सा डॉग शेडी। नए घर में 5 बेटियां खुशी खुशी अंदर चली जाती हैं पर उनका कुत्ता अंदर जाना ही नहीं चाहता, जैसे उसे किसी बुरी शक्ति का पहले ही आभास हो गया हो। उनकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल बाहर खेलने के लिए अकेले ही चली जाती है और सामने ही एक पेड़ के नीचे उसे एक कलरफुल म्यूजिकल टॉय मिलता है। इस म्यूजिकल टॉय में एक मिरर भी लगा हुआ था। वो उसे लेकर खुशी खुशी घर के अंदर जाने लगती है और बाकी लड़कियां घर के अंदर हाइड एंड सीक खेल रही होती हैं। खेलते हुए उनसे अनजाने में दीवार पर लगा एक लकड़ी का ब्लॉक टूट जाता है। ये ब्लॉक दीवार के एक बड़े होल को छुपाने के लिए लगाया गया था। जब अपने पिता रोजर के साथ वो उसके अंदर चेक करते हैं तो उन्हें एक स्टोर रूम मिलता है और इस स्टोर रूम में काफी अंधेरा होता है। वहाँ पर कई सारी पुरानी चीजें भी मिलती हैं और उसके अंदर होता है एक पियानो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनका प्यारा सा डॉग रात भर बाहर ही भौंक रहा होता है जैसे कि वो अंदर आना ही नहीं चाहता। अगली सुबह जब कैरोलिन नींद से जागती है तो चौंक जाती है ये देखकर कि उसके पाँव पर किसी तरह के चोट के निशान हैं और सबसे हैरानी की बात ये कि घर की सारी घड़ियां 3:07 पर रुकी हुई थी। और इतना ही नहीं, छोटी बेटी अप्रैल को उनका मासूम डॉग बाहर मरा हुआ मिलता है। इसके बाद अगले सीन में एड वॉरेन को दिखाया जाता है जो अपने घर में आए हुए एक प्रेस रिपोर्टर को उनकी एंटीक और रहस्यमयी चीजें दिखा रहे होते हैं जो ज्यादातर डीमन, डेविल, काली और बुरी शक्तियों से जुड़े थे। कई बार इन चीजों ने काली शक्तियों को इस धरती पे बुलाया था या उनसे निजात दिलाई थी। और खास बात इन सब के बीच रखी हुई थी एक कांच के अलमीरा में एनाबेल की डॉल। वो डॉल जो एड के मुताबिक बहुत बड़ी शैतानी ताकत को अपने अंदर छुपा कर बैठी है। उस रात हमें फिर से पेरोन फैमिली का घर दिखाया जाता है जहां रात के 3:07 एक बार फिर बजते हैं और घर की सारी घड़ियां बंद हो जाती हैं और शैतानी ताकतों का असर शुरू हो जाता है। उनकी एक बेटी क्रिस्टीन जो सो रही थी, अचानक ही जैसे उसका पैर किसी ने खींचा, उसकी नींद टूट जाती है और वह अपने आसपास किसी तरह की बदबू भी महसूस करती है। उनकी दूसरी बेटी सिंडी जो कि एक स्लीप वॉकर है यानी जिसे नींद में चलने की बीमारी है, वो अचानक चलते चलते उनके ही वार्डरोब पे अपना सिर टकराना शुरू कर देती है। अगली सुबह कैरोलिन के बदन पर एक और चोट का निशान दिखाई देता है जो वो इग्नोर कर देती है और साथ ही साथ रोजर जब ऑफिस जाने को बाहर निकलता है तो उसे अपने घर के बाहर एक कबूतर मरा हुआ दिखाई पड़ता है। ये बात उसका ध्यान अपनी तरफ खींचती है पर वो इसे इग्नोर करता है। इधर घर पर अप्रैल और कैरोलिन अकेले होते हैं। रूम में ऐसा लगता है कि अप्रैल किसी से बात कर रही है पर कैरोलिन के देखने पर पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर वो दोनों हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं और जब अप्रैल को ढूंढते हुए कैरोलिन अपनी बेटी एंड्रिया के रूम में जाती है तो वार्डरोब अचानक ही खुद ब खुद खुल जाता है और ऐसा लगता है कि कोई क्लैप कर रहा है। आंखों पे पट्टी लगाने के बावजूद जब यह एहसास कैरोलिन को होता है तो वो चौंक जाती है। अगली रात फिर से क्रिस्टीन का पैर और भी ज्यादा जोर से खींचा जाता है। वो काफी डर जाती है और उसे दरवाजे के पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है जैसे कि वो अनजान शक्ति उसके परिवार को और उसे मारने की चेतावनी दे रही है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि उसकी एक और बहन नैन्सी भी वहाँ पर होती है पर उसे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। पर हाँ, वहाँ आ रही बदबू तो उसे भी महसूस होती है। ये बात क्रिस्टीन अपने पेरेंट्स को भी बताती है पर वो दोनों इसे भी अनदेखा करते हैं। उन्हें लगता है कि ये उसका वहम है। अगली सुबह उठने पर कैरोलिन के बदन पर और भी कई सारे निशान दिखाई देते हैं। उसे ऐसा लगता है कि कोई बच्चा यहाँ खेल रहा है जिसकी आवाजें आ रही थी पर चेक करने पर पता चलता है कि सारे बच्चे तो घर पे सो रहे हैं। उसी समय अचानक ही घर के सारे फोटो फ्रेम्स नीचे गिरने लगते हैं और टूट जाते हैं। हर बार रह रहकर उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसके घर में किसी लड़की की आवाज आ रही
रही हो। आवाज को फॉलो करते हुए जब वो बेसमेंट के पास पहुंचती है तो उसे बेसमेंट का डोर खुला हुआ दिखाई देता है, और जब वो बेसमेंट के अंदर जाती है तो वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन वापस मुड़ने के साथ ही बेसमेंट का डोर अपने आप ही बंद हो जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के बाद जैसे ही वो अपने आप को थोड़ा संभालती है, उसके पास एक बॉल आकर गिरती है और अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। अब वो एक माचिस की तीली जलाकर रोशनी करती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे उस लड़की का साया दिखाई दिया है और वो बेसमेंट में फंस जाती है। और उधर फिर सिंडी नींद में चलते हुए वार्डरोब पे अपना सिर मारना शुरू कर देती है, पर उस वक्त एंड्रिया आकर उसे संभाल लेती है और अपने बेड पर सुला लेती है। लेकिन पीछे उस वार्डरोब का डोर अपने आप ही खुल जाता है और जैसे ही वो वार्डरोब का डोर बंद करने पहुंचती है, हम देख पाते हैं कि उस वार्डरोब के ऊपर एक बूढ़ी औरत का डरावना साया बैठा हुआ होता है और वो अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये सारी आवाज सुनकर रोजर उनके कमरे में आता है। उसे हर तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। सबसे पहले वो दौड़कर अपनी वाइफ कैरोलिन के पास बेसमेंट में जा पहुंचता है और दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकालता है। वो दोनों बेसमेंट से ऊपर दौड़कर आते हैं और अपने सारे बच्चों को बचाते हुए एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं। तब जाकर उनकी जान में जान आती है। अब हमें अगला सीन एक यूनिवर्सिटी का दिखाया जाता है जहाँ पर एड और लॉरेन अपनी रिसर्च का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे और उस लेक्चर को कैरोलिन भी बैठकर ऑडियंस के बीच सुन रही थी। लेक्चर खत्म होने के बाद वो पार्किंग में उनके पास जाती है और उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि वो दोनों उसके घर आए और उनकी परेशानियों का कोई उपाय निकाले। एड और लॉरेन कैरोलिन के घर जा पहुंचते हैं जहां उन्हें घर में हो रही अजीब सी घटनाओं के बारे में पता चलता है। कैरोलिन और रोजर उन दोनों को अपने घर में हो रही घटनाओं का सिलसिलेवार ढंग से डिटेल्स देते हैं। लेकिन सबसे खास बात ये कि 3:07 पर ये सारी घड़ियां बंद क्यों हो जाती थी। एड उन्हें हिम्मत बांधने को कहता है और ये बोलता है कि उनकी बताई सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि इस घर में किसी शैतान या किसी खतरनाक काली शक्ति का साया है। और बेसमेंट में जाते ही लॉरेन को विजन आने लगते हैं। उसे वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग शैतानी ताकत के होने का एहसास होता है और हालत बद से बदतर हो चुके हैं। वो दोनों परिवार के हर मेंबर से हुई घटनाओं का जिक्र करते हैं और उन्हें रिकॉर्ड भी करते हैं। इस बीच अप्रैल से बात करते हुए उन्हें वो म्यूजिकल टॉय भी मिलता है। जब लॉरेन उसे बजाती है तो उसके अंदर के मिरर में उसे एक छोटी सी बच्ची की झलक, एक आत्मा दिखाई देती है और ये पूछने पर अप्रैल बताती है कि ये उसकी दोस्त रोरी है। एड और लॉरेन बाहर उस पेड़ के पास जाते हैं जहाँ अप्रैल को ये टॉय मिला था और उन्हें वहाँ एक बेहद डरावना साया दिखता है एड के ऊपर। वो घोस्ट जो इस परिवार का काल बनकर इन पर छाया हुआ था, ये देखकर उनके होश फाकते हो जाते हैं। वो दोनों पेरून फैमिली को एक एक कर अपने पास बुलाते हैं और उन्हें बिठाकर उनकी सारी बातें सुनते हैं और अब खुद सारे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं कि उनके घर में कई सारी बुरी और काली शक्ति का साया है जो उनके परिवार को खत्म करके ही दम लेगा। और उनमें एक ऐसा साया है जिसके दिल में बहुत बुरी नफरत है, जैसे कि वो अपने आप में डेविल का प्रतिरूप हो। वो बहुत ताकतवर भी है, ये यहाँ आते ही महसूस कर लिया था उन्होंने। और अगर इन आत्माओं से बचने के लिए वो कहीं और भी जाएंगे तो ये आत्माएं उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। बचने का अब एक ही उपाय है कि चर्च के परमिशन से उन्हें यहाँ एक्सोर्सिज्म करने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, पर ये करना इतना आसान नहीं होगा। चर्च उन्हें परमिशन नहीं देगा जब तक कि कुछ पुख्ता सबूत न मिले। रात में एड और लॉरेन बैठकर इस केस की चर्चा कर रहे थे और एड अपनी की गई रिकॉर्डिंग्स को प्ले करता है, पर हैरानी की बात यह है कि उसमें सिर्फ उनकी ही आवाज सुनाई देती है, कोई और आवाज नहीं होती। अब लॉरेन एड को इस घर की हिस्ट्री के बारे में बताती है कि ये घर जिस आदमी का था उसकी बीवी काला जादू किया करती थी। सिर्फ काला जादू ही नहीं, वो मानसिक रूप से इतनी विकृत थी कि उसने अपने खुद की 7 साल के बच्चे को पहले जलाया और फिर शैतान को कुर्बान कर दिया। पर गॉड को ये नागवारा था। ये करते हुए उसके हस्बैंड ने उसे देख लिया तो उसके पास कोई और रास्ता न बचा और उसने बाहर उसी पेड़ पर फांसी लगाकर मौत को अख्तियार कर लिया। उस हादसे के बाद भी इस घर में कई लोग और आए जिनकी मौतें हुई, जैसे कि इस घर में एक रोरी नाम का एक बच्चा लापता हो गया था और उसके ही गम में उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया। इसके अलावा इस घर के पड़ोसी ने सुसाइड किया था और उसके बच्चे की मौत पास के ही एक पुल में डूबने से हुई थी। जब वो दोनों इन घटनाओं के बारे में बात कर रहे होते हैं तभी अचानक से ही वो रिकॉर्डर अपने आप ही प्ले हो जाता है और इस बार एड के अलावा एक और आवाज थी जो उनका दिल दहलाने को काफी थी। ये आवाज किसी इंसान की नहीं, उस घर में छिपे आत्माओं की थी। और जब उन्होंने घड़ी पे गौर किया तो वक्त था 3:07। अगली सुबह एड और लॉरेन फिर से रोजर के घर जाते हैं और उससे मिलकर सबूत इकट्ठे करने लगते हैं ताकि चर्च से परमिशन लेकर यहाँ एक्सोर्सिज्म कर पाए। इस काम में वहाँ का एक लोकल पुलिस ऑफिसर थॉमस भी उन्हें मदद करने आता है और साथ में बार्ड नाम का एक आदमी भी होता है। अब वो सब मिलकर वहाँ चारों तरफ कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर लगाते हैं। दूसरी तरफ लॉरेन घर के अंदर कैरोलिन से बात करती है, उसकी पुरानी फैमिली फोटोज देखती है, उनके रिश्तों को खंगालती है। उसका इंट्यूशन और उसका विजन, उसकी पावर उसे बताती है कि कैरोलिन एक माँ है और माँ के तौर पर वो इस फैमिली की रीढ़ है। अपने परिवार को वो बहुत प्यार करती है। बाहर एड और बाकी लोग हर जगह होली वाटर छिड़कने
भटकने लग जाते हैं ताकि यहाँ मौजूद काली शक्तियों को इसकी वजह से परेशानी हो। अचानक ही बेसमेंट का डोर अपने आप ही खुल जाता है और एड और लॉरेन रिकॉर्डर के साथ वहाँ पहुँचते हैं, पर वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन वापसी में वो डोर अपने आप ही बंद हो जाता है। उस रात तो उन्हें वहाँ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता और अगली सुबह सब लोग मिलजुल कर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत सी सुबह एक साथ गुजार रहे होते हैं। अब एड कैरोलिन को थोड़ी देर आराम करने के लिए कहता है और खुद लॉरेन के साथ बच्चों की देखभाल करने लग जाता है। लॉरेन जब बाहर सूख रहे कपड़े उठाने जाती है तो अचानक ही उसे एक सफेद कपड़े के पीछे बेथ की आत्मा महसूस होती है और वो कपड़ा खुद ही खुद उड़ता हुआ ऊपर कैरोलिन के कमरे के विंडो से जाकर चिपक जाता है, जिसके पीछे उसे बेथ खुद खड़ी हुई दिखाई देती है। लॉरेन के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। वो दौड़कर कैरोलिन को बचाने पहुंचती है, पर इससे पहले कि वो उस बेडरूम में पहुंच पाती, बेथ ने कैरोलिन को अपने वश में कर लिया था और ऐसा करते ही कैरोलिन के हाव भाव और चेहरा पूरी तरह से बदलने लग जाते हैं और घर में अनहोनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले पुलिस ऑफिसर थॉमस को एक लड़की की आवाज आती है जो मेड के कपड़ों में थी, जिसने कभी सुसाइड किया था। उसने थॉमस पे अटैक कर दिया। दूसरी तरफ सिंडी फिर से नींद में चलते हुए एंड्रिया के रूम में चली जाती है और रूम का डोर बंद हो जाता है। लेकिन इस बीच उसके कई सारे फोटोज रिकॉर्ड हो चुके होते हैं। रिकॉर्डर पर उन्हें किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो खेलते हुए कहीं छुप जाने की बात कर रहा था। ये जगह कोई नहीं जानता, पर अप्रैल की मदद से वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ एक दीवार टूटी हुई थी जिसके अंदर सिंडी छुप कर बैठी होती है। इस जगह को उन्हें अप्रैल ने दिखाया था, जो ये बताती है कि एक्चुअली रोरी के छिपने की जगह है। रोरी वो म्यूजिकल टॉय में छिपी आत्मा। वहाँ उन्हें एक रस्सी भी मिलती है जिसे इस्तेमाल कर बेथ ने फांसी लगाई थी। पर इसी बीच लॉरेन के पैरों के नीचे की फर्श टूट जाती है और लॉरेन नीचे आ गिरती है और स्टोर रूम में जा पहुंचती है। यहाँ अंधेरे में लॉरेन उस म्यूजिकल टॉय को फिर से एक बार चेक करती है तो उसे मिरर में रोरी के माँ की आत्मा दिखाई देती है जो बहुत निराश थी, दुखी होती है। वो बताती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। एक प्यारी सी जिंदगी थी उसकी, पर उसके हाथों उसके बच्चे को मरवाया इस बेथ ने। इसी दौरान वहाँ बेथ की आत्मा खुद ही आ जाती है जो लॉरेन के पीछे पड़ जाती है। लॉरेन को उसके गले के लॉकेट से, जिसमें उसकी बेटी जूडी की तस्वीर थी, उसे पकड़कर खींचती है, पर वह किसी तरह बचकर बाहर भाग आती है। अब वो लॉकेट बेथ के पास ही रह जाता है। ये शायद बहुत बड़ी गलती हुई उससे। वो लॉकेट जो बन सकता था उसकी बेटी जूडी के पास जाने का जरिया बेथ के लिए। बाहर आते ही लॉरेन सबको बताती है कि बेथ की आत्मा सिर्फ माओ पर ही अटैक करती है, उसके शरीर में घुसती है और उनके ही जरिए उनके बच्चों की मौत का कारण बनती है। ये निशान जो कैरोलिन के बदन पर दिखाई दे रहे हैं, ये इस बात का प्रूफ है कि वो धीरे धीरे कैरोलिन के बदन को अपने कब्जे में कर रही है। ये बोलते ही अचानक सारे क्रॉस गिरने लगते हैं और नैन्सी को कोई उसके बालों से पकड़कर खींचने लगता है, दीवारों पर पटकने लगता है। सारे ही लोग घबरा जाते हैं और इस अफरा तफरी में बच्चों को बचाने के लिए वो घर को छोड़ने का फैसला करते हैं। जाते हुए एड उन्हें बताता है कि उनके पास अब काफी सारे सबूत हैं चर्च को दिखाने के लिए, शायद एक्सॉर्सिज्म मुकम्मल हो जाए। जब वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं तो इसी बीच लॉरेन को अपनी बेटी जूडी की आवाज पीछे से आती हुई सुनाई देती है और पीछे मुड़कर देखने पर उसे पूल में अपनी बेटी जूडी की लाश तैरती हुई दिखाई देती है। ये देख वो बेसुध हो जाती है, पर ये उसका भ्रम था। वो परेशान हो जाती है और एड से कहती है कि ये बेथ का एक इशारा है जो जूडी के साथ वो करने वाली है। वो दोनों जल्दी से जल्दी चर्च पहुंचते हैं और वहाँ पादरी की परमिशन लेने के लिए उन्हें सारे सबूत भी दिखाते हैं। ये सारे सबूत काफी होते हैं एक्सॉर्सिज्म की परमिशन के लिए, पर पादरी उन्हें बताता है कि ये लोग कैथोलिक नहीं है और इसलिए उन्हें दूसरी अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। और अगले सीन में जिस बात का डर था वही होता है। हमें एड और लॉरेन की बेटी जूडी सोती हुई दिखाई देती है जहाँ बेथ की खौफनाक आत्मा पहुंच चुकी होती है उसी लॉकेट के जरिए। अचानक ही वो जूडी के पैरों से उसे खींचती है जिससे उसकी नींद टूट जाती है और वो अपने मॉम और डैड को बाहर खोजने निकल पड़ती है। खोजते हुए वो उनके एंटीक रूम में जा पहुंचती है। ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर कोई नहीं है, पर उस कांच के अलमीरा से एनाबेल की डॉल गायब होती है और पीछे पलट के देखते ही बेथ नजर आती है जिसकी गोद में एनाबेल डॉल होती है और एक माँ की तरह उसे अपनी गोद में लेकर वो दुलार कर रही होती है। अब वो जूडी को मारने की कोशिश करती है और जैसे ही उसे नुकसान पहुंचाने को होती है तभी एड और लॉरेन वहाँ पहुंच जाते हैं और अपनी बेटी की जान बचाते हैं। एन वक्त पर उन्हें रोजर का फोन आता है जो उन्हें एक बेहद डरावनी न्यूज देता है कि कैरोलिन अपनी कार में क्रिस्टीन और अप्रैल को लेकर कहीं निकल गई है। वो डरा हुआ होता है, घबराया हुआ होता है क्योंकि उसे पता है कि कैरोलिन अब कैरोलिन नहीं बल्कि बेथ है। अब सभी उसी घर की तरफ भागते हैं और जा पहुंचते हैं उस घर में जहाँ उन्हें दिखाई देता है कि कैरोलिन क्रिस्टीन को मारने वाली है और अप्रैल भी डर के मारे कहीं छुपी है। अब जब सारे लोग कैरोलिन को पकड़कर घर से बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं तो बेथसेबा की आत्मा कैरोलिन को बुरी तरह से चोट देती है, तकलीफें देती है। लॉरेन को समझते देर नहीं लगती कि कैरोलिन को बाहर निकालने की कोशिश उसके लिए जानलेवा हो जाएगी। जैसे ही वो सभी अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करते हैं बेथ उसे खींचते हुए वापस घर के बेसमेंट में ले जाती है। अब वहाँ मौत का
तांडव शुरू हो जाता है। बेथ को अब कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर थॉमस अप्रैल को घर में ढूंढ रहा होता है और इधर कैरोलिन किसी के काबू में ही नहीं आ रही होती। किसी तरह उसे एक चेयर से बांधा जाता है और सफेद कपड़े से ढक दिया जाता है। अब काफी देर हो चुकी है। अब अगर परमिशन का इंतजार हुआ तो ये परिवार खत्म हो जाएगा। एड अपने दिल की आवाज सुनता है और एक्सॉर्सिज्म करने लगता है। लेकिन ये क्या, जैसे ही ये शुरू किया जाता है कैरोलिन के अंदर बेथ और बेकाबू हो जाती है। उसका चेहरा खून से सन जाता है और वो चेयर हवा में थोड़ी ऊपर उठने लगता है। लेकिन एड एक्सॉर्सिज्म के वर्ड्स पढ़ते ही जाता है। अचानक से वहाँ सब कुछ शांत हो जाता है, जैसे किसी तूफान से आने के पहले की खामोशी। वो चेयर अब काफी ऊपर उठ चुका होता है और अचानक ही नीचे गिरता है, जिससे चेयर से बंधी सारी रस्सियां टूट जाती हैं। अपने रास्ते में आए हर एक को घायल करते हुए बेथ वहाँ जा पहुँचती है जहाँ अप्रैल थी। लेकिन तब तक थॉमस के जरिए एड भी जान जाता है कि अप्रैल कहाँ है और किसी तरह वो वहाँ पहुंचकर एक्सॉर्सिज्म कंप्लीट करता है। फाइनली एड बेथ को गॉड के नाम से काबू कर लेता है, पर वो कैरोलिन को छोड़कर जाने को राजी नहीं होती। ऐसे में लॉरेन कैरोलिन को उसकी फैमिली फोटोज दिखाकर उसे उसके मातृत्व की याद दिलाती है, जिससे कैरोलिन को वो शक्ति मिलती है जिससे वो बेथ को अपने शरीर से निकाल फेंके, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। और फाइनली वो उस काली शक्ति को खाक में मिलाती है अपने अंदर के माँ की ताकत से। फिर हम देख पाते हैं एक परिवार को जिसने मिलकर मुश्किलों का सामना किया और जीत हासिल की। अप्रैल लॉरेन को वो लॉकेट वापस देती है जिसमें जूडी की तस्वीर होती है और एड उस म्यूजिकल प्लेयर को अपने एंटीक रूम में ले जाकर रखता है जहां वो इस दुनिया से महफूज था और ये दुनिया उससे महफूज थी। दोस्तों, अब बारी है मूवी से जुड़े रियल एंड रियल फैक्ट्स की। पहला, ये कंज्यूरिंग यूनिवर्स की पहली मूवी है जिससे बाकी मूवीज आकर जुड़ती हैं, पर सबसे खास बात ये कि एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड मूवी है। इस कहानी के किरदार सच्चे हैं और घटनाएं भी। पेरोन फैमिली और वॉरेन फैमिली सच में एग्जिस्ट करते हैं और साल 2006 में एड लॉरेन की मृत्यु भी हुई। दूसरा, घटनाओं की तरह इस फिल्म में दिखाया गया एंटीक रूम भी रियल है जो वॉरेन्स ने अपने मनरो कनेक्टिकट के म्यूजियम में रखा है। इसमें 1952 से लेकर 1980 तक उन्होंने अपने केसेस के कलेक्शन रखे हुए हैं। अगर इससे रिलेटेड और जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज पिंग अस इन द कमेंट सेक्शन और हम उस जानकारी के जरिए एक वीडियो बनाएंगे। तीसरा, इस मूवी में बेथशेबा का किरदार एक मेल एक्टर जोसेफ बिशारा ने निभाया है। जी हाँ, मेल एक्टर ने। और सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि वो प्रोफेशनली एक म्यूजिक कंपोजर पहले हैं और ज्यादातर हॉरर मूवीज जैसे कंज्यूरिंग यूनिवर्स, इंसीडियस वगैरह में बैकग्राउंड स्कोर्स उन्होंने ही दिया है। $20 मिलियन में बनी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $319 मिलियन की कमाई की। जहां लोगों ने इस फिल्म को पसंद किया, वहीं कुछ नेगेटिव क्रिटिक्स भी सामने आए। इस मूवी ने सेंटर कंसेप्ट में एक औरत को विच और अपने बच्चे की कुर्बानी को दिखाया है, जो ये बताता है कि प्रोडक्शन ये संदेश दे रहा है कि अमेरिका के सेलम में जो विच ट्रायल किए गए थे वो सही है। अगर आप सेलम विच ट्रायल के बारे में नहीं जानते, ये यूएस हिस्ट्री का एक काला चैप्टर है जब साल 1692 से 93 में 200 लोगों को एक्यूज करके ऑलमोस्ट 39 विक्टिम्स को विच क्राफ्ट के जुर्म में पब्लिकली फांसी दी गई। इससे रिलेटेड कई मूवीज हैं और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई हैं। और जानकारी के लिए प्लीज कमेंट कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करें। इस मूवी में वेरा फार्मिगा लॉरेन के लीड रोल में है, जिनकी बहन टेसा फार्मिगा इसी यूनिवर्स की दूसरी मूवी द नन में मुख्य भूमिका निभाती हैं कई सालों बाद। द नन मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर अवेलेबल है और लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस मूवी के जरिए वॉलक, एनाबेल और कर्स ऑफ ला लोरोना को एसिमिलेट किया गया है और आने वाले समय में नन पार्ट 2 और द क्रुक्ड मैन जैसे मूवीज आएंगी। दोस्तों, अगर हमारा ये एफर्ट आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज कीप मोटिवेटिंग अस। थैंक यू।